हेलो 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 हेलो। ओके, सो मुझे बताइए, सबसे पहले आवाज़ क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट थिंग यू शुड टेल मी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? फटाफट। गुड मॉर्निंग अनुजा, तुषार, मुकुल, क्षितिजा, सोहल, सिया, चिन्मय, मृणाल, आदित्य। फटाफट आ जाइए सब जन। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा तरीके से बच्चों, ध्यान देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देश दर्शन करे, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। ठीक है, और सबसे पहले वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताइए फटाफट। YouTube पे हमारी 15 लेक्चर्स तक क्लास होने वाली है। उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग होगा, और लाइव स्ट्रीमिंग में सिलेक्टेड लेक्चर्स का बैकअप मिलेगा, 100% लेक्चर का नहीं मिलेगा। 100% लेक्चर का बैकअप अगर मैं दे दूंगा तो लाइव स्ट्रीमिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बट सिलेक्टेड लेक्चर्स का हम रखेंगे। कभी अगर कोई कैलेमिटी होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस केस में हम देने की कोशिश करेंगे। फिर आपको गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव लेक्चर्स भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको यही लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, और फिर जो लाइव स्ट्रीम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नियरली 40 लोग ऑनलाइन है। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, ठीक है, बड़े अच्छे से मेरे को बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले तो शुरू किया था क्या? नहीं, पहले चैप्टर लिस्ट ले लेते हैं। चैप्टर लिस्ट फटाफट ले लो। संडे गया है, तुम गजनी टाइप रहते हो जिंदगी के अंदर, तुमको याद नहीं रहता तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो पहले चैप्टर लिस्ट का रिवीजन ले लेंगे अपन, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 2-4 सेक्शन अपन जो पढ़े हैं वो 2-4 सेक्शंस को भी हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बाद में नंबर ऑफ सेक्शंस आपके बढ़ जाए। ठीक है, चलो। नालायक मुकुल, कपड़ों के ऊपर बड़ा ध्यान है तुम्हारा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो नालायक लोग। ठीक है, लेट्स गो। पढ़ लिया मुकुल मैंने, कमेंट डिलीट करके कोई फायदा नहीं नालायक। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, मुझे चैप्टर्स बोलना। आज थोड़ा सा चैप्टर हम उल्टा लेंगे, वो भी लाइन से। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन नंबर कहां से कहां तक है बच्चों? फटाफट बताइए। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, चलो बहुत बढ़िया। 139 से लेकर 148 जो भी लोग ये कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 139 से 148 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के सेक्शन है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बाद में अगला कौन सा है बोले एक बार, जैसे अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मुझे फटाफट बताइए अकाउंट्स ऑफ कंपनी। बहुत बढ़िया बच्चों, जो सही सेक्शन कोट कर रहे हैं। अकाउंट्स ऑफ कंपनी दैट इज 128 से लेकर कहां तक बोले एक बार, जैसे 138। उसके बाद में डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज सेक्शन नंबर 123 से लेकर सेक्शन नंबर 127। उसके बाद में अगली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज बोले तो चार्जेस ऑन असेट दैट इज सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87। उसके बाद में अगली चीज डिपॉजिट्स, चलो बहुत बढ़िया, सेक्शन नंबर 73 से लेके सेक्शन 76। शानदार, फटाफट इतने फटाफट सेक्शन कमेंट कर रहे हैं सब लोग, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद में सेक्शन नंबर अपना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर दैट इज सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72। उसके बाद में आएगा अपना प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42। उसके बाद में अगली चीज आती है कौन सी? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज दैट इज सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद। और सबसे आखिरी आता है प्रीलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? चैप्टर लिस्ट याद हो गई। अभी कुछ सेक्शंस भी हमने याद किए थे, फटाफट मुझे सेक्शंस के नंबर बोलो। पहला तो हमने सबसे पहले याद किया था 447 फॉर, फटाफट लिखो कमेंट्स के अंदर 447 फॉर, 447 फॉर। मारूंगा मैं, कमेंट में आके मारूंगा, सबको याद रखना जिंदगी के अंदर।
सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड, जबरदस्त जिंदाबाद। 2 सबसेक्शन नंबर 20 किसका है बोले एक बार जोर से, कंपनी का डेफिनेशन। 2 सबसेक्शन 67 दैट इज डेफिनेशन ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज। और कौन सा सेक्शन हमने कोई देखा था क्या, सेक्शन नंबर 9, इट इज रिगार्डिंग चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी कितने हैं बोले एक बार फटाफट, 9। बहुत बढ़िया, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं जबरदस्त। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कितने हैं, 9। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक्शन कर लो फटाफट, याद रहना चाहिए, बोट हमको छोड़नी है, अभी बोट हमारे पास है, बोट हमको छोड़नी है, इसलिए एक्शन कर लो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। क्लियर है कंसेप्ट? तो आई गेस 9 के 9 कैरेक्टर याद होंगे। 9 कैरेक्टर में से 3 तीसरे कैरेक्टर पे हम थे, 2 लेक्चर से हम तीसरे कैरेक्टर पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बेसिक पढ़ा रहा हूं, एट द सेम टाइम हम केस लॉज भी याद कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने पहला कैरेक्टर देखा था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तीसरा था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी याद है सबको? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग, बंदी अलग नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बंदी अलग नहीं, कंपनी अलग और पर्सन अलग, ठीक है। एक ही पर्सन कंपनी के में अंदर मेंबर भी हो सकता है, क्रिएटर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन का एग्रीमेंट भी हो सकता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए हमने 2 केस लॉज पढ़े थे। पहले केस का नाम था सालोमन वर्सेस सालोमन बोल रहा हूं मैं, गाली नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे कैसे गाली दे सकता हूं? तुम क्यों ऐसे सोचते हो मैं गाली दूंगा तुमको? सालोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, ठीक है। कभी भी अगर तुम्हारा कोई दिमाग, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी दिमाग खराब हो जाए, कोई झगड़े वगड़े हो जाए और गाली देनी है तुमको, तो बोलना सालोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये हमने पहला देखा था केस लॉ, और दूसरा सोलोमन वर्सेस सोलोमन नहीं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिख के छोड़ देते हैं ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आया? दूसरा केस हमने देखा था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, वो हवाई जहाज वाला केस, उसके विंडो को कंपेंसेशन देना था। क्लियर है? फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, एग्जैक्टली वर्ड्स मैच नहीं हो पाएंगे, आई गेस एग्जैक्ट वर्ड्स मैच नहीं हो पाएंगे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन यही था कि ये कमेंट में मुझे बोलना, क्योंकि मेरे को भी क्वेश्चन इतना याद नहीं है, तो आई गेस यही होगा, आई होप सो। ठीक, लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। मिस्टर सल्लू इज अ मेंबर एंड डायरेक्टर ऑफ ऐश लिमिटेड, ठीक है, एंड इन ऐश लिमिटेड ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, और जो ऐश लिमिटेड के लिए काम कर रहा था, और अगर उसको कोई परमानेंट वगैरह डैमेज होता है, मिस्टर सल्लू गेट परमानेंटली डैमेज है, तो उसका कंपेंसेशन का एग्रीमेंट था। एट द सेम टाइम सल्लू ने ऐश लिमिटेड के अंदर क्रेडिट मतलब लोन देके रखा था, डिवेंचर होल्ड करके रखे थे 5 करोड़ के। 2 और भी क्रेडिटर्स थे, एक था अभी जिसका 10 करोड़ का क्रेडिट था, और एक था विवेक जिसका 15 करोड़ का क्रेडिट था, ठीक है। फिर मिस्टर सल्लू को परमानेंट डैमेज हो गया, जिस वजह से कंपनी भी डूब गई, बिकॉज ये की एम्प्लॉय था। अब सल्लू कंपनी से कंपेंसेशन भी मांगना चाहता है, और एट द सेम टाइम सल्लू ये कंपनी से खुद का 5 करोड़ का क्रेडिट भी मांगना चाहता है। फिर इसका मैंने आपको आंसर लिखने को बोला था, आपने अजीब तरीके से आंसर लिखा था, फिर मैंने आपको फॉर्मेट बोला था, फिर आपने आई गेस होमवर्क में फॉर्मेट में आंसर लिखा होगा, आई होप सो। जितने लोग लाइव है 75 लोग, उन सब ने बाकायदा होमवर्क में आंसर लिखा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपको आज गलतियां ही समझ में नहीं आएगी। जब अब मैं आज आंसर लिख के दिखाऊंगा, अगर आपने होमवर्क सच में नहीं किया होगा, तो मैं फ्रैंकली बोलता हूं आपको आपकी गलतियां ही समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये होगा जो बंदा खुद, एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। आप अगर मेरी तकलीफ को समझ सकते हो तो प्लीज समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तकलीफ समझने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको बोला कि भैया गाड़ी चला के दिखाओ, ठीक है। अब तुमने गाड़ी चलाने की कोशिश की, गाड़ी तुमने चला ली, मुझे उसके अंदर कुछ दिक्कतें नजर आई या मुझे कुछ दिक्कतें नजर नहीं आई। फिर तुम जैसे गाड़ी चला रहे थे, तुमको लग रहा था तुम बहुत अच्छे से चला रहे हो। फिर मैंने एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर को बुलाया और मैंने उसको बोला कि गाड़ी चला के दिखा। उसने तुमसे कम समय में और तुमसे अच्छी टेक्निक लगा के गाड़ी चला के दिखाई। अब जब तक तुम खुद गाड़ी चला के नहीं देखते और तुम उसका गाड़ी चलाना देखते, तुमको खुद की गलती का अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। तुम जब खुद गाड़ी चलाना जानते हो और उसको देखोगे तो तुमको गलती का अंदाजा होगा। एक सिंपल सी बात है, पहले तुम गड्ढे में गिरोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहां गड्ढा था। तुम गड्ढे में गिरोगे ही नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा यहां गड्ढा था। मैं उस गड्ढे को सरपास करके निकल जाऊंगा अगर तुमने खुद ने नहीं लिखा होगा तो। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मेरे को फोटो निकाल के भेजे कि सर ये हमारा आंसर है, चेक कीजिए, ठीक है। मैं आज सबको आपको एक चीज बोल दूं, ठीक है, प्लीज बड़े अच्छे से समझना, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं आपके अंदर ये चीज ढालना चाहता हूं, ये बहुत अच्छे से समझना अपने बच्चों, ठीक है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। एक चीज होती है बेटा रीडिंग,
और एक चीज होती है रियलाइजेशन। क्या मुझे इस चीज का जवाब कोई दे पाएगा कि आपकी स्टडी कब कंप्लीट होती है? मुझे इस चीज का जवाब कोई दे पाएगा आपकी स्टडी कब कंप्लीट होती है? सिर्फ पढ़ने से आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी या रियलाइजेशन से आपकी स्टडी कंप्लीट होगी? बताइए मुझे जरा फटाफट कमेंट्स में बताइए कि सिर्फ पढ़ने से आपका स्टडीज खत्म हो जाएगा या रियलाइजेशन से आपका स्टडी खत्म होगा? रियलाइजेशन इज एज गुड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, रियलाइजेशन इज एज गुड एज एक्सपीरियंस। तो मुझे बताओ सिर्फ रीडिंग से आपका स्टडी खत्म होगा या रियलाइजेशन से आपका स्टडी खत्म होगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं रियलाइजेशन। मतलब आप एक चीज तो समझते हो, एक्सपीरियंस से आपका स्टडी खत्म होगा। ठीक है, अब समझो तुमने जो भी आंसर आपने लिखा, जो भी सब जन समझ रहे, रियलाइजेशन से आपका स्टडी खत्म होगा, रीडिंग से तो खत्म नहीं होगा। रीड तो सब लोग करते हैं। पास वो होता है जिसका एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता है। अब मुझे एक बात बताइए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस माइल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस माइल्ड होना चाहिए, माइल्ड पानी जैसा। मुझे एक बात बताओ, तुम नहाते हो, ठीक है, एवरीडे नहाते हो, कंफर्म, आई होप नहाते तो होंगे अच्छे से एवरीडे। हाँ, माना ठंडी चल रही है, ये खतरे से खाली नहीं है, मतलब ये बहुत स्टन टाइप एरिया होता है कि ठंडी में नहाना जब तक गर्म पानी ना हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, तुम हर रोज नहाते होंगे, ठीक है, अगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल वार्म है, नॉर्मल वार्म टेम्परेचर है, इट वोंट क्रिएट एक्सपीरियंस। पानी का टेम्परेचर एकदम ठंडा है, बहुत चिल्ड पानी है और तुम नहा रहे हो, बर्फ बन जाओगे तो एक्सपीरियंस बनेगा। तुमको 2 साल तक याद रहेगा, साला यार मैं उस दिन नहाया था, मेरी फट गई थी, मेरी वाट लग गई थी। क्यों? बहुत ठंडा पानी था यार, ऐसी वाट लगी थी। तुम लोगों को भी किससे सुनाओगे? तुम किसी रेस्ट हाउस पे जा रहे हो, समझो सामने स्विमिंग टैंक है, अब पार्टी कर रहे हो और तुमने स्विमिंग टैंक में कूदी मारी, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा, तो तुमको एक्सपीरियंस 2 साल तक याद रहेगा। सबको किससे सुनाते हो, बोलोगे यार पानी इतना ठंडा था ना, मजाक नहीं, रेस्ट हाउस पे बहुत मजा आया, पर पानी ने तो बेटा जी फाड़ दी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा, अगर पानी बहुत गर्म है, उबलता हुआ पानी है, हॉट वाटर है, क्लियर है कंसेप्ट, और अगर उसका मतलब आप नहाने गए, ठीक है, शॉवर आपने ऑन किया और एकदम झटके वाला पानी आंख पे गिर गया, तो इट ऑल्सो क्रिएट एक्सपीरियंस। तो एक चीज आपने याद रखना है, एक्सपीरियंस कभी भी माइल्ड नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस ये जो चीज है ना, ये हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो याद रहती है। अगर एक्सपीरियंस स्ट्रांग नहीं रहा ना, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। सो एक्सपीरियंस शुड नेवर बी माइल्ड, एक्सपीरियंस शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग। और जितना आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग रहेगा ना, उतना लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। आप दुनिया लाइफ का कोई भी मेमोरी छान के देखो, जो मेमोरी सबसे स्ट्रांग होगा वो आपको सबसे जल्दी याद आएगा। सबसे स्ट्रांग मेमोरी आपको सबसे जल्दी याद आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे, अब जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम में बच्चों ने को फोटो भेज दिया, सर हमारा आंसर चेक करके देखिए, ठीक है, मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, आप मेरे को फोटो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता भी सकता हूं, पर इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको 4 पॉइंट बोलूंगा, भैया ये 4 पॉइंट ठीक कर ले, हो जाएगा ना। ये 4 पॉइंट मैं आपको बोल दूंगा, बट आई विल इंश्योर यू ये 4 पॉइंट अभी आप सिर्फ सुन लोगे, बिकॉज अभी आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और लिसनिंग कर रहे हो। रीडिंग कर रहे हो, आज का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लिसनिंग, एवरीडे एक स्पेलिंग मिस्टेक कंफर्म है मेरा, ठीक है, मैं करता ही हूं, ये शगुन है, बिना स्पेलिंग मिस्टेक की मेरी क्लास कभी अच्छी जा ही नहीं सकती, मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है। सो आप अभी रीडिंग कर रहे हो और मैं आपको जब बोलूंगा ना ये तेरे आंसर में 4 प्रॉब्लम है, तो तुम लिसनिंग करोगे, सिर्फ लिसनिंग करोगे, मतलब सिर्फ सुनोगे, हाँ यार मेरे आंसर में ये 4 प्रॉब्लम सर ने बोले। मैं ये नहीं चाहता आप प्रॉब्लम को सिर्फ सुन के छोड़ो, मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं तुमको आंसर लिख के दिखाऊंगा, अब मैं तुमको आंसर लिख के दिखाऊंगा और उस आंसर को खुद के आंसर से कंपेयर करके तुम रियलाइज करो, उस आंसर को खुद के आंसर से कंपेयर करके तुम रियलाइज करो कि तुम्हारी गलती कहां हुई है। बता तो मैं भी सकता हूं, मेरे को बताने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, और मेरे टीम के 5 लोगों को बिठा दूंगा, वो भी आपको बता देंगे कहां पे तकलीफ है। लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं आंसर राइटिंग करूं, उसको चेक करके आप खुद रियलाइज करो, साला मेरी गलती यहां यहां हुई है। और जब तुम ये खुद सोचोगे, एक बात याद रखना, आदमी रियलाइजेशन से जितना बढ़ता है ना, उतना किसी के सजेशन से नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता। आदमी रियलाइजेशन से जितना आगे बढ़ेगा ना, उतना किसी के सजेशन से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी मैं आंसर लिख के दिखाऊंगा, यू रियलाइज इट कि तुम्हारे से गलती क्या हुई है, यू अंडरस्टैंड इट तुम्हारे से गलती क्या हुई है, एंड आई विल इंश्योर यू तुम वो गलती वापस कभी नहीं करोगे। सिर्फ प्योर मन से, प्योर हार्ट से मान लेना कि मेरी गलती है, दैट इज रियलाइजेशन। एंड एग्जाम इज अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ मिस्टेक। एग्जाम ये मिस्टेक के एक्सपीरियंसेस को एक्यूमुलेट करके उनको ना दोहराने का तरीका है। एग्जाम इसीलिए होता है कि तुम जब ने जो मिस्टेक्स किए उससे तुम सीखो और उसको ना दोहराओ। इसलिए मैं किसी को याद रखना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा उसका आंसर सही है या गलत है।
मैं आपको हर बार बताऊंगा आंसर क्या है, हर बार बताऊंगा ये आंसर होना चाहिए, आपने उस हिसाब से चेक करना है कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा है। बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट ऑफ रीडिंग, द प्रोसेस इज नॉट ऑफ लिसनिंग। मिस्टेक्स देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको टिक 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 करके 4 पॉइंट बोल दूं, मार्क्स भी दे दूं ना, तो आपको बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता आपको बुरा लगे, मैं चाहता हूं आपको रियलाइज हो कि आपकी मिस्टेक हुई है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो क्या हम आंसर राइटिंग करना शुरू करें? बताओ मुझे फटाफट बच्चों, क्या बताओ मुझे, क्या हम आंसर राइटिंग करना शुरू करें? आपको रियलाइज करना है या आपको सिर्फ पॉइंट्स चाहिए कि हमने यहां यहां गलती की, या आपको सच में रियलाइज करना है कि नहीं सर मेरी सच में मिस्टेक हुई है? क्या चाहते क्या हो, ये भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए प्लीज, फटाफट बताइए मुझे। चल बहुत बढ़िया। अब मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूं। फैक्ट्स और फिगर्स थोड़े इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने परसों सवाल लिखवा के दिया था, मुझे अभी सवाल पूरा याद नहीं आ रहा है, पर मैं कैसे लिख रहा हूं उसको आप बाकायदा अच्छे से समझिए, ठीक है? आई होप सो कि सब रियलाइजेशन के लिए रेडी है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं बाकायदा तुम्हारा पेज के जैसा एक मार्जिन ड्रॉ करता हूं लेफ्ट साइड में, तुम्हारा जैसा रजिस्टर का पेज होगा वैसा ही एक मार्जिन में ड्रॉ करके लिखता हूं, सो दैट आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। इसके बाद जब आंसर आप लिखो तो आपने एक प्रोसेस मेरे हिसाब से कैरी करनी चाहिए। जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में तो एक मार्जिन मिल ही जाएगा, दिस इज लेफ्ट साइड मार्जिन, ये आपको हमेशा मिलेगा। और एक मार्जिन आपने खुद ने ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर पे राइट साइड से भी। क्यों ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर राइट साइड से? क्योंकि देखो बेटा, आप आंसर जब लिखते हो तो आप आंसर लिख के चले जाते हो, पर ऐसे 200-300 पेपर एक क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं, एक सेंटर से 2000 पेपर इकट्ठा होते हैं। ये पेपर किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं, किस तरीके से लोग इसको देखते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। और बाद में आप आंसर शीट क्लेम करते हो तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं। हो सकता है कि भैया पेपर के कॉर्नर से, आई विल जस्ट शो यू, ठीक है, ये अगर आपका पेपर है, ये आपका आंसर शीट है, लेट्स इमेजिन दिस इज इफ योर आंसर शीट, तो हो सकता है लेफ्ट साइड कॉर्नर से आपकी आंसर शीट के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि बंच ऑफ आंसर शीट जब रहते हैं कहीं फेंक दिया तो लेफ्ट साइड से डैमेज हो सकता है, लेफ्ट मतलब इस साइड से डैमेज हो सकता है, इस वाले साइड से, इस साइड से तो मार्जिन ऑलरेडी आपको उन्होंने देके रखी है, पर इस साइड से भी एक 2 सेंटीमीटर की मार्जिन आपने ड्रॉ करनी है। इसके बाद जब भी आंसर राइटिंग करोगे ये एक आपने आदत लगानी है कि 2 सेंटीमीटर की मार्जिन हम राइट साइड से भी ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट साइड से तो है ही है, हम राइट साइड से भी एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि कभी अगर हमारा पेपर मिस हैंडल भी हो जाए ना और राइट साइड से उसको डैमेज हो जाए तो हमको हमारे आंसर को कहीं अंदर उसके अंदर डैमेज ना हो। आइडिया क्लियर है? अब मैं शुरू करता हूं। जब भी आप कोई आंसर लिखो तो जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो ऐसे आपने आंसर लिखने चाहिए। आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो ऐसे कोट करना है जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर A, ठीक है? ऐसे ही कोट करना, आपको जो मन में नंबर आए ना वो कोट करना। दिस माइट बी सम इमेजिनरी नंबर, दिस माइट बी सम इमेजिनरी नंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है मैं लिख सकता हूं 2, क्वेश्चन नंबर B मैं लिख सकता हूं 3, क्वेश्चन नंबर D, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है? और ऊपर मैं उस सेम क्वेश्चन नंबर को रिपीट करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A। मैं वापस रिपीट करूंगा, मैं क्लास वर्क में भी ये चीज करूंगा क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन यहीं से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिखते वक्त लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1A साइड में मार्जिन में और क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे भी। अब आप पूछोगे सर जब यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया तो यहां पे मैं क्यों लिखूं? आंसर है बेटा, इधर की मार्जिन कई बार आपकी, अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो थ्रेड टाई करने में चली जाती है। इधर की मार्जिन आपकी कई बार छुप सकती है थ्रेड टाई करने में या कोई चीज लिखने में या स्टेपल करने में, किसी भी चीज में। अगर आपके आंसर शीट के धागे निकले हुए हो तो आपको स्टेपल करना पड़ेगा। जब आप स्टेपल करोगे तो यह मार्जिन छुप जाएगी, वैल्यू और देख नहीं पाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखा है। तो उसको तकलीफ ही मत दो। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो यहां एक बार लिखना और पेज के सेंटर में एक बार लिखना, ठीक है? बाद में आप कोई और आंसर लिख रहे हो उसका भी क्वेश्चन नंबर आपने पेज के सेंटर में लिखना है, तो यहां पे भी देखेगा यहां पे भी देखेगा। इससे एक और चीज इंश्योर होगी कि आप क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखोगे। एक ही चीज 2 बार थोड़ी ना गलत लिखोगे, एक बार गलत लिखोगे गलती हो जाएगी, करेक्ट करके इमीडिएटली दूसरी बार आप सही लिखोगे। तो एंड में जो 5-10 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर चेक करने वाले हो उसका समय भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। मैं हर एक टिप दे रहा हूं, मैं लिटरली एग्जाम लिखने की टिप लेक्चर नंबर 10 से ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगले 50-60 लेक्चर हमको यही प्रैक्टिस करना है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर मैंने 1A यहां पे लिखा। एट द सेम टाइम आप जो चाहे नंबर इमेजिनरी लिख सकते हो जब हम प्रैक्टिस करें, 2B, 3C, 5D, 10, 10, 2A, कोई दिक्कत नहीं, पर आपने यहां पे भी नंबर लिखना है, यहां पे भी नंबर लिखना है। क्लियर है कंसेप्ट? 1,50,093
सी लिखो, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर इतने सारे क्वेश्चन नंबर नहीं होते, हार्डली 25 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, तो थोड़ा लिमिट में 1,02,025 सी मत करना, नहीं तो सी बन जाओगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सी बनने की जरूरत नहीं, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन 1A, यहां पे मैंने सेंटर में भी लिख दिया। अब मैं देखो आंसर किस तरीके से लिख रहा हूं, थोड़ा सा अपन समय भी लगा लेते हैं। मैंने आपको 15 मिनट दिए थे, आई विल स्टिक टू माई इक्वेशंस, ठीक है। मैं अभी शुरू कर रहा हूं 10:24 पे, 10:24 में आई विल स्टार्ट विथ माई आंसर राइटिंग, ठीक है। लेट्स सी कितना समय मुझे लगता है लिखने के लिए, क्योंकि मुझे भी अभी उतना ही नॉलेज है सेपरेट लीगल एंटिटी का जितना आपको है। सो आई विल स्टार्ट प्रोविजन, अंडरलाइन, कोलन, ब्रैकेट में आई विल कोट सेक्शन नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ब्रैकेट क्लोज। पॉइंट नंबर 1, द कंपनी have 9 different characters as per Justice लिंडले। ये किसी ने नहीं लिखा होगा, जस्टिस लिंडले ने 9 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पहली मिस्टेक तुम्हारी रियलाइज हो गई होगी। अंडरलाइन कोलन सेक्शन नंबर 9, जिसने लिखा होगा बहुत बढ़िया, जिसने नहीं लिखा होगा उसकी पहली मिस्टेक वहां पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। 9 कैरेक्टर्स आउट ऑफ 9 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर is separate legal entity, which means company is separate person from its members, comma board of directors, comma employees, etc. And company have own existence. Full stop. Point number 3. A single person, सिंगल पर्सन मतलब एकदम पर्सनली फील मत कर लेना, सिंगल बोला तो इतनी, सिंगल पर्सन can be member, board of director and employee in one company at same time, in one company at the same time. Clear है? He can also have employee compensation agreement with company. ये इतने पॉइंट मेरे को लिखने थे, मैंने लिख दिए, मुझे जितना लगता है मैंने लिख दिया। इसके एडिशन में भी मैं ये बोलना चाहूंगा, पॉइंट 4, इफ अ मेंबर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी, his debts shall be paid like other creditors and as per priority. Full stop. नीचे एक्सप्लेनेशन, मैं एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं छोड़ा है। बहुत सारे बच्चों ने एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त एक लाइन छोड़ा होगा, छोड़ा भी होगा कोई दिक्कत नहीं, पर नॉर्मली ना छोड़ तो अच्छी बात है। इन द गिवन केस कोलन, पॉइंट नंबर 1, मिस्टर सल्लू हैव एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, so he is eligible for
compensation on permanent damage. Point number 2, Mr. Sallu is also eligible to get funds or amount of loan or debenture held with company of ₹5 करोड़. मैंने इसको कंक्लूड कर दिया यहां पे. नेक्स्ट वाली चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 3. सो कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभी एंड विवेक इज नॉट राइट इन लॉ. अब नॉर्मली मैं यहां पे लिख सकता हूं कंटेंशन इज रॉन्ग इन लॉ, पर कंटेंशन इज रॉन्ग इन लॉ लिखना ये लीगल लैंग्वेज नहीं है. हम हमेशा उसको पैसिव वॉइस में लगते हैं. हम ऐसा नहीं लिखते कंटेंशन इज रॉन्ग, हम लिखेंगे कंटेंशन इज नॉट राइट इन लॉ. इससे थोड़ा लीगल लैंग्वेज कटा जाता है, नॉट राइट इन लॉ. नीचे में लिखूंगा केस लॉ. मैंने एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं छोड़ा, मैंने स्ट्रेट अवे कोट करना है केस लॉ, अंडरलाइन कोलन. सबसे पहला केस लॉ में कोट करूंगा सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका अगर आपको केस लॉ के नाम को अंडरलाइन करना है बहुत अच्छी बात है, उनको समझ में आ जाएगा कि केस लॉ लिखा है. एक लाइन में डिसीजन, मेंबर ऑफ कंपनी कैन ऑल्सो बी debt holder, can also be debt holder and eligible for repayment. Full stop. Point number 2, Lee versus Lee Air Farming Limited. अंडरलाइन. ठीक है, डिसीजन लिखूंगा, द मेंबर ऑफ द कंपनी इफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन as per agreement. फुल स्टॉप. नीचे मैं आंसर कंक्लूड करूंगा, आंसर अंडरलाइन कोलन. पॉइंट नंबर 1, इट इज एडवाइजेबल टू मिस्टर अब तक बचपन दैट he shall allow compensation to Mr. Sallu as well as debt shall be paid in proportion. अगर एक सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो प्रोपोर्शन में पे नहीं किया जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो प्रायोरिटी में पे किया जाएगा, पर मैं यहां पे ये मान रहा हूं सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है. सो इन प्रोपोर्शन टू मिस्टर अभी, ब्रैकेट में मैं डेट लिखूंगा ₹10 करोड़, एंड मिस्टर विवेक, एग्जैक्टली मुझे अमाउंट नहीं पता, परसों क्वेश्चन लिखवाया था इसलिए 15 करोड़, मुझे लगता है यही अमाउंट होंगे. इन प्रपोर्शन टू मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक ₹10 करोड़ एंड ₹15 करोड़. क्लियर है. ये डेट पे करना है. सल्लू की डेट अगर आपको मेंशन करने, कंपेंसेशन टू सल्लू एज वेल एज डेट, डेट के जगह पे भी आप ऐड कर सकते हो ₹5 करोड़ डेट. ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऊपर ऐड कर लिया. पॉइंट नंबर 2, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक, यहां विवेक लिखना रह गया, मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक शॉल बी रिजेक्टेड
बाय मिस्टर अब तक बचपन, फुल स्टॉप। ये मैंने एडिशनल एडवाइस दे दिया कि अब तक बचपन ने उनका कंटेंशन भैया पहले रिजेक्ट करना है, ये जरूरी है। नीचे सजेशन, कंपनी ऑल्सो हैव अदर कैरेक्टर्स लाइक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन। ये शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में, बिकॉज सजेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, परपेचुअल सक्सेशन। पेन ठीक से चल नहीं रहा है इसलिए एडजस्ट करना थोड़ा। कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा आई गेस, वो भी लिखूंगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट ओनरशिप मैनेजमेंट, एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। फुल स्टॉप। ये हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। मैं समय रिकॉर्ड कर रहा था 10 आई गेस कितने मिनट पे हमने शुरू किया था, मेरे को भी याद नहीं है। एनीवन कैन टेल मी, 28 मिनट्स वगैरह पे शुरू किया होगा हमने। कितने मिनट्स पे शुरू किया था, मैं खुद भूल गया, मेरे को समय बताना कितने मिनट्स पे हमने शुरू किया था। नियरली 10:35 मिनट्स पे हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है और ये है मेरा आंसर। ऐसा अगर आप लिखोगे, देखो आंसर का लेंथ देखो, नियरली 10:24 पे शुरू किया था, 10:35 पे हमने कंप्लीट कर लिया है आंसर नियरली हमारा। और नियरली मैंने 10 मिनट दिए हैं पूरे आंसर के लिए। 24 मिनट पे शुरू किया था, राइट? यस और नो? सो 10:24 पे शुरू किया, 35 मिनट पे खत्म किया, 11 मिनट मैंने आंसर को दिए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, इतना लेंथ ऑटोमेटिक हो गया, मेरे को लेंथ को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फटाफट 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 जितनी चीजें मैंने कोट करनी थी सब चीजें मैंने बकायदा कोट की है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैंने आपको दिए थे 15 मिनट, मेरा 11 मिनट में ही हुआ। इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कौन सी चीजें लिखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए। बीच में पेन खराब हो रहा था, बीच में ये चीजें हो रही थी, तो मेरे को ऐसा लगता है 1 मिनट में और शायद सेव कर सकता था अगर मैं इसको और फुल फॉर्म में लिखता, ना एक्सप्लेन करता और सिर्फ लिखने बैठता। तो ऊपर से मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं है इतने दिनों से, मैं तो अभी सिर्फ इसके ऊपर ही लिखता हूँ लैपटॉप के ऊपर। आपके राइटिंग प्रैक्टिस तो मेरे से कई ज्यादा अच्छी होगी, सो यू कैन ऑल्सो सेव दैट टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, आंसर लगा कैसा? ओवरऑल आंसर देखिए और मुझे बताइए लगा कैसा, और ये रियलाइज कीजिए कि आपने कहां कहां मिस्टेक किया है। ठीक है, आंसर आपने देखना, मैंने मार्जिन ड्रॉ भी नहीं किया और नीचे मार्जिन भी नहीं था, तो भी आंसर लिमिटेड कंटेंट के अंदर मैंने फिनिश किया है। अगर मार्जिन ड्रॉ करता तो आई गेस इससे भी बेटर दिख सकता था। दूसरी बात, मेरे आंसर में किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैंने कहां क्या लिखा है। मैंने फटाफट फटाफट 4 पॉइंट कोट किए, नीचे एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट कोट किए, 2 केस लॉस कोट किया, आंसर में 2 पॉइंट कोट किया, सजेशन दे दिया। हालांकि मैं सजेशन भी कट करता तो 1 मिनट में वहां पे भी रोक सकता था, मतलब नियरली 8 से 9 मिनट के अंदर ये आंसर में कंप्लीट कर सकता था अगर बकायदा पेपर लिखने के ऊपर मैं बैठा रहता तो। सो ये चीज पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए। मुझे बताइए आंसर कैसा लगा आपको? बहुत उल्टा पुल्टा लिखा है आपने या मैंने? किसने उल्टा पुल्टा लिखा है? मैंने तो, मेरे को नहीं लगता मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है। मैंने बहुत लाइन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत इज्जत से आंसर लिखा है। ठीक है, अगर आपको अब आपकी गलती समझ में आ रही होगी, सर स्पीड को कैसे फास्ट करें आंसर लिखते वक्त? एक सवाल आया है, सर आंसर लिखते हो स्पीड को कैसे फास्ट करें? ये ऐसे ही फास्ट नहीं होगा, ये फास्ट होगा जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ये अभी का गेम नहीं है, ये पूरे 60 लेक्चर्स का गेम है। आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा तब जाके स्पीड फास्ट होगा। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। 60 लेक्चर्स के अंदर आपका ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगा। ये चीज भी आपको याद रखना चाहिए। और कंटेंट को आप देखिए। मुझे एक बात बताइए, अगर ये सवाल आपको नियरली पूछा गया है 4 से 5 मार्क के लिए, आप हैंडराइटिंग के लिए हाफ मार्क मेरा काट दो, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हाफ मार्क काट दो, जो एक्चुअली इंस्टीट्यूट कभी काटती नहीं, बट फिर भी काट दो, तो भी ये आंसर के ऊपर पूरे मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, ये मुझे बताइए। मैंने 2 केस लॉ कोट किए ताकत से, और अगर इतना लंबा आंसर उन्होंने 2 केस लॉ के ऊपर पूछा है, नॉर्मली 4 मार्क के लिए 1 केस लॉ के ऊपर आता है, इतना बड़ा आंसर पूछा है तो ये 6 मार्क के लिए कम से कम रहेगा। ये चीज को भी आपने याद रखना चाहिए।
प्रोविजन के पॉइंट शॉर्ट किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट फुल होना चाहिए। तो ये 4 से 5 पॉइंट मिस हो गए। इस तरीके से बच्चों आपने आंसर लिखना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड राइट आंसर। अब हमारा डिफरेंस क्या है, हमें करना क्या है, मैं आज आपको बता दूं हमें करना क्या है। आपने जो आंसर लिखा उस आंसर से हमें इस टाइप के आंसर तक पहुंचना है अगले 50-60 दिन में। यही हमारा जर्नी है। जिस दिन आप ऐसा आंसर लिखने के लिए काबिल हो जाओगे ना, उस दिन आपने सोच लेना, समझ लेना कि पासिंग के मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, वैल्यूअर आपको वैसे ही दे देगा पासिंग के मार्क, जब आप इस क्वालिटी का आंसर लिखोगे। देखो नंबर क्रिएटिंग, और आप एक चीज शायद मेरी नोटिस किए नहीं नोटिस किए, आपने बड़े अच्छे से याद रखना, मैं नंबर के नीचे ना स्पेस खुला छोड़ता हूं, नंबर के नीचे की स्पेस पूरी खुली छोड़ता हूं मैं हमेशा। इससे क्या होता है, मेरा नंबरिंग हाईलाइट होता है, मेरा हेडिंग और मेरा नंबरिंग हाईलाइट होता है। देखो मैंने नंबर के नीचे की स्पेस हमेशा खुली छोड़ी है। दिस हाईलाइट्स योर नंबरिंग पोजीशन। अगर आप सब पॉइंट भी लिख रहे हो, देखो मतलब मेरे नंबरिंग के नीचे कभी मेरा टेक्स्ट नहीं जाएगा। ये चीज आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अब मतलब वैल्यूअर को दिखते हो, देखो फॉर्मेट ऑफ आंसर देखो, मैं ये लाइंस को मिटा देता हूं, आप देखना फॉर्मेट ऑफ आंसर। मेरी हैंडराइटिंग आपसे गंदी है, मैं माना आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके हैंडराइटिंग मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मेरी हैंडराइटिंग आपसे गंदी है, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि मेरा आंसर दिखने में आपसे अच्छा दिखेगा, बिकॉज सिंपल फैक्ट्स एंड सिंपल थिंग्स दैट आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग अ फॉर्मेट इन वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। आप पूरा आंसर देखो, अगर मार्जिन रहती, मार्जिन नहीं है फिर भी ऐसा दिख रहा है, मतलब इसी फॉर्मेट पर से इतना बर्ड आई व्यू, इतना जूम आउट करने के बाद भी दिख रहा है कि दर्शन सर के नंबर अलग लिखे हैं, दर्शन सर के हेडिंग अलग लिखे हुए हैं, और दर्शन सर के आंसर अलग है, और केस लॉस को भी अंडरलाइन किया है। ये जूम आउट करने के बाद भी दिख रहा है। ऐसा अगर आप व्यू क्रिएट कर सकते हो ना आपके आंसर का, मुझसे लिख के ले लो, किसी की हिम्मत नहीं है, मेरी भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं आपका 1 मार्क भी काटूं, कोई काट ही नहीं पाएगा। ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। लैंग्वेज देखो, मेरी लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज, लीगल वाली लैंग्वेज नहीं है। आप देखो मेरी लैंग्वेज नॉर्मल वाली ही लैंग्वेज है, सिर्फ जहां जहां लगता है मैं लीगल टच दे सकता हूं, मैंने लीगल टच दिया है, मैंने मेरी ही लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है 10 साल से मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी लीगल टच वाली लैंग्वेज मेरी आपको लग रही है, पर आप इसी कंटेंट को अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है बच्चों, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? अब मैं चाहूंगा इस आंसर को भी आप लिख के रखिए, समय जाएगा पर इस आंसर को लिख के रखिए कि दर्शन सर ने लिख के दिया है, इस लेवल पे मेरे को पहुंचना है, आपके आंसर से आपको मेरे आंसर पे आना है। जिस दिन ये हो जाएगा ना, 40 मार्क आपको कभी भी मिल जाएंगे। फिर कंटेंट याद करना ये एक ही टास्क बचेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक ठोकिए। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से आंसर लिख के आपको दिया हूं, तो दिल से ही आपने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लीज गो फॉर इट। ये अगर मैं 6 मार्क्स का सवाल बोल रहा हूं बेटा, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर 1.6 मिनट सवाल आप अगर पूछ रहे हो कितने टाइम में आंसर लिखना चाहिए, तो एक इक्वेशन आपने याद रखना, 1 मार्क के लिए आपको टाइम लगना चाहिए 1.6 मिनट्स। 1 मार्क के लिए 1.6 मिनट्स ये आपको एग्जाम में मिलता है। तो अगर ये सवाल मैं मान रहा हूं 5-6 मार्क का अगर होगा, तो ऑन एन एवरेज मुझे 9-10 मिनट मिलने चाहिए, मैंने उतने ही यूटिलाइज किए। मेरी राइटिंग अच्छी है यशिका? फर्स्ट पर्सन देख रहा हूं मैं जिंदगी में जो बोल रहा है मेरी राइटिंग अच्छी है। थैंक यू सो मच बेटा। लैंग्वेज डिफरेंट हो गई अनिश का, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थैंक यू सो मच गाइस। पूरा आंसर आपको लिखने के लिए मिलने वाला है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। नहीं बेटा, एप्लीकेबिलिटी में नहीं लिखना है, आपने प्रोविजन में ही ब्रैकेट में कोट करना है, सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट में जहां जो चीजें बोल रहा हूं ना, सभी ने याद रखना। साक्षी बेटा आपने भी याद रखना कि मैं जहां जो चीजें बोल रहा हूं ना, आप वही कोट कीजिए, इसको आप चेंज ना कीजिए, बिकॉज आप जहां चेंज करोगे ना, वहां आपका हर बार मन डोलता रहेगा कि मैं इसको चेंज करके और बेटर बना सकती हूं। मैं आपको बोलता हूं दिस इज अ फॉर्मेट जिसमें आपको ढलना है, दिस इज अ प्रोडक्ट जिसमें आपको ढलना है, इसके अंदर प्लीज क्रिएटिविटी ना दिखाना। फेस टू फेस क्लासेस अभी तो नहीं आयुषी, ये अगस्त सितंबर में शुरू होंगे बेटा। चिराग मस्त बेटा, फाउंडेशन में लॉ में मैंने बताया था सेम फॉर्मेट इसी तरीके से लिखना है करके। प्रद्युम्न इट्स ओके बेटा, हैंडराइटिंग से वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज को आपने याद रखना। मैं इतनी हैंडराइटिंग खराब होने के बावजूद भी पास हो चुका हूं, तो आप तो कभी भी हो सकते हो। मैं सभी पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा शुभम, फिलहाल पहले लिख लो एक बार।
एक चीज लिखते लिखते आपने ये भी करना, मेरे आंसर से खुद के आंसर को कंपेयर करना है। एक बंदे ने यहाँ पे बहुत जेन्युइन कमेंट किया है, दीपेश अग्रवाल ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे, दीपेश बोलता है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे आंसर के हिसाब से मुझे एक ही मार्क मिलेगा। ये है रियलाइजेशन, मैं ये चाहता हूं। तो सब लोग जितने 88 89 लोग हैं ना, सब लोग ये रियलाइज करके खुद को मार्किंग दे, ये मेरे आंसर को कंपेयर करे कि इसको फुल मार्क मिलने वाले हैं। तो आउट ऑफ 5, चलो 5 लेते हैं, आउट ऑफ 5 आप खुद के आंसर को कितने स्टार दोगे, ये सिर्फ कमेंट में डालिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको रियलाइज हो रहा है। सभी 80-90 लोगों का मेरे को सबका चाहिए, 80-90 कमेंट्स भी यहाँ पे लाइव चैट में आए ना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि जो मैं करना चाहता हूँ रियलाइजेशन का मेथड वो आपको हो रहा है। ये जो शुरू किया है, मैं दीपेश अग्रवाल, मैं आपको कहीं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने ये लिखना तो भी शुरू किया। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये रियलाइज कीजिए कि 5 में से आपको आपके आंसर के लिए कितने मार्क मिलेंगे, अगर इसको पूरे 5 मिलने वाले हैं तो ठीक है, प्लीज गो फॉर इट। और इसको भी 5 नहीं मिलेंगे, इसको 4.5 ही मिलेंगे, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, तो आप 5 के हिसाब से कितने मिलेंगे मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, रियलाइज करके बताइएगा कि आपको कितने मिलने चाहिए एज अ वैल्यू, और आप एक व्यू देखिएगा। 2 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, साक्षी 3 मार्क, चलो बहुत बढ़िया बेटा। जैस्मिन 2.5 मार्क, बहुत बढ़िया। करण 3.5 मार्क, आर यू श्योर? आंसर एक बार वापस से देखिए बेटा, आपने इसी फॉर्मेट में लिखा है करण, मुझे बताइएगा प्लीज। 2 मार्क्स। आयुषी मेरे को फाइनल मार्क चाहिए बेटा, कंटेंट वाइज और राइटिंग वाइज नहीं, खुद को कोई रीजन नहीं देना है, मेरे को मार्क्स चाहिए। राधिका 1 मार्क, विधि 2.5 मार्क, राम 2 मार्क, राधिका 2 से 3 स्टार, 2 मार्क, 2 3 मार्क, 2.5 मार्क, 2 मार्क, 2.5 मार्क। तीन मार्क, 2.5 मार्क, 2 मार्क। चलो आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको कम मार्क्स मिलने वाले हैं, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस बच्चों। लिखो फटाफट आंसर। केस लॉ का ईयर लिखना जरूरी नहीं है बेटा संकेत, मैंने उसी दिन बोला था, सिर्फ पिटिशन और डिफेंडेड, ईयर और सुप्रीम कोर्ट अगर आपको याद है, कोर्ट याद है तो आप लिख सकते हो, पर उसको अवॉइड करो, गलत मत लिखना। 3 से 3.5 मार्क, बहुत बढ़िया आशीष। ओके कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन नॉर्मली शॉर्ट रखना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में हम कंटेंट ही बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन का कंटेंट आप रिपीट ना करो एक्सप्लेनेशन में, ये चीज को आपने याद रखना। हमें एक्सप्लेनेशन में आंसर लिखना है, हमें उनका कंटेंट रिपीट नहीं करना है। हाँ फाउंडेशन में एक क्वेश्चन था, हम देखेंगे उसको, डोंट वरी, वो आगे भी है फाइनल पे, इंटर पे। जरूर बेटा आयुषी, मेरे को भी यही होप है। चलो डन। केस लॉ में सिर्फ कोर्ट का डिसीजन लिखना है उमंग बेटा, फैक्ट्स डिस्कस नहीं करने हैं। जिसका रह गया वो प्लीज स्क्रीनशॉट खींचिएगा, पहले स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, अगर रह गया तो लिख पाओगे। आदर्श नालायक, यहां हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पार्टी की पड़ी है तुम्हें जिंदगी में।
वेलकम बेटा शिवम। इनडायरेक्ट टैक्स की विशाल सर कर रहे हैं, आज 2 बजे है। कल आएगा इस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बैच आपकी 12 बजे से होगी। हर्षित बेटा मेरे को एग्जैक्टली फीस याद नहीं है, आप vsmartacademy.com के ऊपर प्लीज चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हम खुद लेने वाले हैं बेटा दीपेश। ये 15 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, आज का 10वां लेक्चर है। 5 दिन बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग नियरली शुरू करेंगे, 5-6 दिन बाद। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरी फीस दूसरों से फिलहाल कम इसलिए रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, कम फीस बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमने रखी है। जितना आप अफोर्ड करोगे उतना अच्छा है ना। और चीज़ें इतनी भी महंगी नहीं होनी चाहिए कि अफोर्ड ना कर पाए। हाँ, फाइनल की मेरी फीस 10-12 हज़ार जाती है क्योंकि आप फाइनल पे हो तब। और तब कंटेंट भी बहुत बड़ा होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, ऐसे 60-70 लेक्चर लेने पड़ते हैं। यहाँ 2 घंटे का ही लेक्चर है, 70 लेक्चर्स है, सो उसके हिसाब से फीस भी अफोर्डेबल रखते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ड्राइव परचेज कर लिया है तो आई विल डू इट फ्रॉम हियर कि आप लाइव स्ट्रीमिंग वाले लेक्चर्स भी देख पाओ। बिल्कुल परचेज कर सकते हो प्रेम चौधरी, कोई दिक्कत नहीं है। पेन ड्राइव में पार्ट पार्ट में सभी लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिकॉर्ड होंगे वैसे वैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले पेन ड्राइव में आपको नियरली 20-25 लेक्चर्स आएंगे, फिर दूसरे पेन ड्राइव में 20-25, फिर तीसरा पेन ड्राइव। ऐसे इससे बेटर ये रहेगा साक्षी, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में आओ और घर पे वाईफाई हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग मैं डिक्लेयर करूंगा, नॉर्मली यही होगा, हम यही टाइमिंग रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो लोग भी ड्राइव लेक्चर्स परचेज कर रहे हैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स परचेज कर रहे हैं, हम उनको लाइव स्ट्रीमिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं कल या परसों के लेक्चर के अंदर कंफर्म करूंगा। ठीक है, ओके। तो फिर रादर आपने फिर गूगल ड्राइव लेक्चर लेने चाहिए साक्षी। तो डेली आप मोबाइल डाटा से भी एक लेक्चर डाउनलोड कर पाओगे। 600-700 MB का एक लेक्चर होता है, तो डेली आप मोबाइल डाटा से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। और फिर वो डेली डाउनलोड करके आप गूगल ड्राइव वाले लेक्चर लो तो बेटर रहेगा, फिर आपको पेन ड्राइव का भी इशू नहीं आएगा। प्रेम चौधरी, हाँ कर सकते हो वहां से, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। बैच कब तक जाएगी तो आप ऐसा समझ लो 70 लेक्चर्स है तो ये मार्च मिड तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 10 लेक्चर कंप्लीट किया, आज का 11 तारीख है, तो मार्च मिड तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विथ रिवीजन, एवरीथिंग। मतलब ऐसा होगा कि इसके बाद में भी आप अगर चाहो तो उस दिन पेपर देके भी 40 मार्क ला सकते हो। ड्राइव अगर दुर्गा सी अंडरस्टैंड, सबने इसको याद रखना, जिन लोगों ने ड्राइव लेक्चर्स परचेज कर लिया हम उनको भी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देने वाले हैं।
ठीक है, तो उनको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप फिर लाइव स्ट्रीमिंग पे करोगे तो कुछ ही लेक्चर्स फिर आपको बैकअप में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, दुर्गा जोशी पहले 15 लेक्चर्स तो अवेलेबल रहेंगे, फिर डेली जैसा लेक्चर रिकॉर्ड होगा दूसरे दिन वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल रह जाएगा, डोंट वरी। कैन को मे से चेंज कर सकते हो लेकिन नॉर्मली नहीं करना, शॉल से चेंज करना। बहुत बढ़िया बेटा आदर्श। चल, लिखना हो गया सबका? आई होप सो हो गया होगा। पीबी बिट्स, आप ऑनलाइन ड्राइव लेक्चर ले लो, पेन ड्राइव का ऑप्शन तो है ही, पर पेन ड्राइव आपको 2-3 पार्ट में मिलेगा, तो आपको हर बार पेन ड्राइव शिप करना पड़ेगा, उससे बेटर आपका ये ऑप्शन रहेगा गूगल ड्राइव लो। वैसे भी आप इंटरनेट के ऊपर ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको 600-700 MB यूज करके नॉर्मल गूगल ड्राइव से भी आप लेक्चर डाउनलोड कर पाओगे। वो लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आएंगे बेटा, 15 लेक्चर्स के बाद में लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे। मोबाइल डाटा के ऊपर चिराग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डिपेंड मत रहना, आई डाउट सो कि मोबाइल डाटा के ऊपर आपका लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा क्या, आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा क्या। चले तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे को डाउट है इस चीज के ऊपर, तो थोड़ा वाईफाई वगैरह रहे तो अच्छी बात रहेगी। दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में हमारी क्लासेस है, वी स्मार्ट का सेंटर है। चलो, लिख लिया सबने? हो गया होगा तो मुझे प्लीज डन सर करके बताइएगा, नहीं हुआ तो भी कमेंट कीजिएगा प्लीज। यूट्यूब पे पहले 15 लेक्चर्स परमानेंटली अवेलेबल रहेंगे। चिराग 60 सेंटर है बेटा ऑल ओवर इंडिया, अब क्या बताओ कहां कहां है। बैकअप हम प्रोवाइड करेंगे बेटा क्षितिजा, डोंट वरी, सिलेक्टेड लेक्चर्स का हम बैकअप प्रोवाइड करेंगे जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ लेक्चर्स बैकअप में अवेलेबल रहेंगे जो आप कभी भी देख पाओगे। अपडेटेड क्वेश्चन बैंक अभी हम फरवरी में रिलीज करेंगे अतुल बेटा। गूगल ड्राइव में तुषार लाइव नहीं है, गूगल ड्राइव लिंक रहेगा बेटा। चलो, हो गया सबका लिखना? आई होप सो हो गया होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अच्छा, अब ये आंसर तो मैंने लिख लिया, पर कुछ मेन पॉइंट्स मैं बोलूं जो मैंने इस आंसर को लिखते वक्त खुद के दिमाग में रखे थे। क्यों मेरा कम समय में इतना अच्छा आंसर बना, इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल दूं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, अच्छे से ध्यान देना। मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी आपको ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? कभी अगर तुमको मैं आके तुम्हारे कब्र पे पूछू, ए उठे, तुम सोए हो अंदर, मैं कभी आके पूछू, ए उठे, उठ उठ उठ, बता मेरे को मेन पॉइंट्स क्या है, तो उठ के तुमने बोल देना है सर ये पॉइंट नंबर, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये बोल दिया तुमने, फिर सो जाना, वो तुम्हारे ऊपर मिट्टी मार डालेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? तो मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी तुमको ये पॉइंट याद रहने चाहिए। कलर पेन का मैं चेंज कर चुका हूं, रेड कलर ले चुका हूं, रेड हार्ट कलर ले चुका हूं, फॉर द पर्पज आप इस चीज को सीरियसली लो। पहला पॉइंट, मैं जब प्रोविजंस कोट करूंगा, मैं जब प्रोविजन कोट करूंगा तो मैं टू द पॉइंट प्रोविजन कोट करूंगा। देखो, एक चीज मैं यहां कर सकता था, मैं यहां के यहां पे भी 9 कैरेक्टर्स लिख सकता था, पर मैंने यहां 9 कैरेक्टर नहीं लिखे, मैंने पिन पॉइंट उस कैरेक्टर के ऊपर हिट किया है जो मुझे यहां पे चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने मेंशन जरूर किया 9 कैरेक्टर होते हैं, ये इसलिए मेंशन करना जरूरी है कहीं वैल्यूअर को डाउट ना है कि इसको कैरेक्टर के नंबर नहीं पता या कैरेक्टर पूरे नहीं पता। तो पहले लाइन में मैंने वैल्यूअर को सेटिस्फाई कर दिया, सुन भाई 9 है, पर मैं समय बर्बाद नहीं करने वाला, नीचे मैंने जो काम का कैरेक्टर है वो लिखा है। दूसरा, प्रोविजन में ऐसे 1-2 पॉइंट आपने डालने हैं जिसके तरफ आंसर इंटेंडेड है। जैसे यहां पे देखो, मैंने आंसर में डाला है कि भैया एम्प्लॉय का कंपेंसेशन एग्रीमेंट है उसको देना चाहिए, क्रेडिटर का ड्यूज है तो उसको देना चाहिए। 2 पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली लिखे, हालांकि ये पॉइंट लिखने के बाद मुझे 2 पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिखा क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा है। क्लियर है आंसर? तो टू द पॉइंट आपने लिखना चाहिए, वो पॉइंट आपने लिखना चाहिए, पॉइंट ऑन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्वेश्चन इज आस्क्ड।
ये आपने यहां पे लिखना चाहिए, तो आपका आंसर सही रहेगा। सो पहला रूल है टू द पॉइंट, और दूसरा रूल है वो भी पॉइंट लिखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी कोई रिलेवेंट चीज लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आपको जो भी याद आ रहा है वो सब सजेशन में ठोकना, लेकिन रिलेवेंट चीज, ठीक है। ये होने के बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूं, तो एक्सप्लेनेशन का मेरा थंब रूल क्या है? एक्सप्लेनेशन का थंब रूल क्या है? एक्सप्लेनेशन का थंब रूल क्या है? डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन। डू नॉट रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन के फैक्ट्स को रिपीट नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना मतलब नहीं करना। मैं यहां लिख सकता था मिस्टर सल्लू इज अ डायरेक्टर ऑफ ऐश लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ ऐश लिमिटेड हैविंग कंपेंसेशन एग्रीमेंट विद द ऐश लिमिटेड एंड ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ ऐश लिमिटेड एंड देयर इज अभी एंड विवेक। पर मैं इतना सारा क्यों लिखूं जब क्वेश्चन में दिया है? तो मैंने टू द पॉइंट लिख के खत्म कर दिया। मिस्टर सल्लू है एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद द कंपनी सो ही इज एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन, गेम ओवर। मिस्टर सल्लू इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द फंड्स और द अमाउंट ऑफ अ लोन और द डिबेंचर हेल्ड विद द कंपनी फॉर ₹5 करोड़, गेम ओवर, क्योंकि फैक्ट तो क्वेश्चन में दिए हैं। और नीचे सो कंटेंशन ऑफ मिस्टर अभी एंड मिस्टर विवेक इज नॉट राइट इन लॉ, गेम ओवर। एक्सप्लेनेशन में मैंने वर्किंग नोट बना के छोड़ दिया, उनके फैक्ट को मैंने ध्यान भी नहीं दिया, वो तो क्वेश्चन में लिखा है, अगर पढ़ने जाके क्वेश्चन में पढ़ा। मैं मेरा समय यहां पे बर्बाद नहीं करूंगा। डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन, क्लियर है? जस्ट यहां पे आपने ये करना है, ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर ओनली। एक्सप्लेन योर आंसर ओनली, ठीक है। केस लॉ के अंदर मेरा थंब रूल क्या है? केस लॉ में मेरा थंब रूल बहुत सिंपल है बच्चों। केस लॉ में दैट इज नेम एंड वन लाइन डिसीजन। और वन लाइन डिसीजन भी वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हालांकि ये दोनों केसेस में बहुत सारे डिसीजन है, जैसे मेंबर कैन बी एन एम्प्लॉय एज वेल एज डायरेक्टर, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, कंपनी कैन डू इट्स कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन वर्क ऑन इट्स ओन। मैंने ये सब फापट पसार नहीं लिखा, कोई फालतू चीज नहीं लिखी, सीधा member can be an employee of the company so eligible for the compensation, sorry, member is also creditor of the company so eligible for repayment, member is an employee of the company so eligible for compensation, game over। एक लाइन में बात खत्म, क्लियर है? ये कंपनी सेपरेट एंटिटी है, फलना है, ढकना है, ये अपने को मालूम है, पर वहां लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर में मैंने जो पूछा, आंसर टू द पॉइंट, आंसर टू पॉइंट, What is asked in question? What is asked in question? आधे बच्चे यहां मिट्टी खाते, आधे का 80% बच्चे यहां मिट्टी खाते। अरे तुमसे पूछा अब तक बचपन को सजेशन क्या देना है, तुम क्या लिख रहे हो कि नहीं भैया सल्लू को पैसा मिलेगा। अरे ये पूछा ही नहीं है सल्लू को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पूछा? अब तक बचपन को क्या सजेशन देना है? तो मैंने अब तक दोनों जगह पे लिखा, अब तक बचपन को ये एडवाइस है मिस्टर सल्लू का पैसा वापस दे, उसको कंपेंसेशन दे, और अब तक, और वो भी प्रोपोर्शनेटली दे। अब तक बचपन को ये भी एडवाइस है कि भैया अभी और विवेक को बोलो कि उनका कंटेंशन गलत है। आंसर टू द पॉइंट, व्हाट इज आस्क्ड, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और सजेशन में आपने देखना मैंने सिर्फ रिलेवेंट लिखा है, सजेशन नहीं लिखा। एक बात बार चलता, सजेशन इज ऑप्शनल। सजेशन नहीं लिखाना चलेगा, पर गलत सजेशन लिख के ना मिट्टी मत करके आना पूरे आंसर की। नहीं आपको याद आ रहा कोई पॉइंट, मत लिखो सजेशन, कोई ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मत लिखो सजेशन, एडिशनल चीज है, मत लिखो सजेशन, लेकिन रिलेवेंट लिखो। अगर लिखना है रिलेवेंट लिखो। ये थंब रूल आपने याद रखना, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी। मैंने जब मैं ये कोई चीज कोट करता हूं तो मेरे दिमाग में यही चीज चालू रहती है। मैं जब प्रोविजन कोट करता हूं ना, मैं हर पॉइंट लिखने के पहले 5 बार खुद से पूछता हूं, मन के मन में प्रोसेस हो जाता है ऑटोमेटिकली। तुम्हारे साथ भी अगले 60 लेक्चर के अंदर ये होगा कि मैं पहले खुद को ये पॉइंट पूछता हूं कि भैया मैं प्रोविजन लिख रहा हूं, क्या ये टू द पॉइंट लिख रहा हूं? मैं प्रोविजन लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है? ये 2 पॉइंट हमेशा मेरे दिमाग में चलते हैं। दूसरा, एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त मैं ये हमेशा ट्राई करता हूं मैं क्वेश्चन को रिपीट ना करूं और सिर्फ आंसर की तरफ एक्सप्लेनेशन लेके जाऊं। मैं 1 लाइन में डिसीजन कंक्लूड करता हूं, आंसर में सिर्फ वही लिखता हूं जो उन्होंने पूछा है। मेरे को क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है इससे मतलब है। और सबसे आखिरी, मैं सजेशन लिखने के पहले 10 बार सोचता हूं क्या ये रिलेवेंट है। तो आप मेरा सजेशन इररिलेवेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के ऊपर सवाल पूछा, इसलिए मैंने सभी कैरेक्टर लिखे, मैंने लिखे भी और मैंने नहीं भी लिखे, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने हो सकता है 1 मिनट ज्यादा दिया, पर मैंने ऐसी चीज लिख के आ गया जो दूसरे पेपर में वो वैल्यूअर को नहीं दिखेगी। दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर। ये थंब रूल लिख के रखिए फटाफट, ये थंब रूल लिख के रखिए। कोई बात नहीं दीपेश, मैं इंदौर सेंटर से बात करूंगा।
और थंब रूल्स को हमेशा याद रखना, थंब रूल्स भूलना नहीं है। पेन ड्राइव में क्या क्या फैसिलिटी है हर्षित? पेन ड्राइव में फैसिलिटी है कि आप लेक्चर अच्छे से देख सकते हो, ये एक ही फैसिलिटी है पेन ड्राइव में। बाकी उसके अंदर कोई हम आपको पार्टी वार्टी देंगे या आपको एकदम स्वर्ग दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे, यही फैसिलिटी है आपकी सहूलियत से। कोई दिक्कत नहीं चिराग बेटा। हिमांशु, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी डिस्कस करने की ये जगह नहीं है फिलहाल। चलो थंब रूल लिखो फटाफट। डेली क्लास होगी बेटा हर्षित, पहले 15 लेक्चर यूट्यूब पे, बाद में इंक्रिप्शन मोड में एडमिशन लेने पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दीपेश बेटा। चलो डन एवरीबॉडी। टेलीग्राम चैनल है बेटा, दर्शन खरेज लॉजिक्स करके टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। नवंबर 20 के लिए लेक्चर्स आपने, 22 के लिए सुधांशु आपने नॉर्मली लेक्चर लेने चाहिए दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी 2021-22। अच्छा सुधांशु, फाइनल के लिए नवंबर 22 के लिए आपने लेक्चर लेने चाहिए नवंबर 21 में। चलो डन एवरीबॉडी। इस तरीके से आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं आप आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है? और एक और क्वेश्चन आज मैं आपको देना चाहूंगा। क्या आप एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? अब जैसे मैंने लिखा है उसके हिसाब से एक और क्वेश्चन, अगर आप सच में ट्राई करना चाहते हो दिल से तो मुझे प्लीज बताइएगा। क्या आप एक और क्वेश्चन यहां पे ट्राई करना चाहोगे? यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है दुर्गा, आप वहां से देख सकते हो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे? थोड़ा समय जाएगा पर एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको फिट हो जाएगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है? ऐसा ही एक सवाल मैं आपको डेवलप करके दूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर होता है तो अपन ट्राई करते हैं कि पास्ट एग्जाम का एक आधा क्वेश्चन उठाए, क्यों ना पास्ट एग्जाम का ही उठाए। लेट्स सी आप में कितने गट्स है। अभी आपने एक्सेप्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को आपका डेयरिंग बहुत पसंद आया। पर मैं पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन यार कहां है? लेट मी सी क्वेश्चन यार कितने गया, ये मेरे को देखने दो पहले। ए भगवान माता रानी, क्वेश्चन यार किधर गया? है माँ शक्ति है, क्वेश्चन यार किधर गया माँ?
हे भगवान, क्वेश्चन है तो चलो यहां नहीं है, मैं खुद ही एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, वही लिख लो, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन बनाते हैं, रेडी, लेट्स गो। लिखना क्वेश्चन नंबर जो चाहिए वो दे देना, क्वेश्चन लिखना। शमशान लिमिटेड, शमशान लिमिटेड, शमशान लिमिटेड is a company, is a company having two members, having two main members, having two main members and other minority members, having two main members and other minority members. Two main members, full stop, two main members, that is Mr. Bhoot, that is Mr. Bhoot and Mr. Murda, and Mr. Murda are creditor and employee of the company respectively, an employee of the company respectively. Mr. Bhoot and Mr. Murda are employee of the company respectively. Full stop. Mr. Bhoot is a debenture holder. Mr. Bhoot is a debenture holder to the amount of 10 crore rupees, to the amount of 10 crore rupees, and Mr. Murda having compensation agreement for employment, having compensation agreement for the employment to the tune of 3 crore rupees, having compensation agreement for employment to the tune of 3 crore rupees for permanent damage, 3 crore rupees for permanent damage. Full stop. Full stop. Company have two more creditors. Company have two more creditors. That is Miss Diane. That is Miss Diane and Miss Chudel. And Miss Chudel. That is Miss Diane and Miss Chudel. To the tune of 8 crores, to the tune of 8 crores and 15 crore respectively, to the tune of 8 crores and 15 crores respectively. Full stop. To the tune of 8 crores and 15 crores respectively. Full stop. Mr. Murda met with an accident. Mr. Murda met with an accident and as he is a key employee, company went into liquidation. And as he is a key employee, company went into liquidation. Company went into liquidation and realized assets of rupees 15 crores. Assets of rupees 15 crores. Full stop. Mr. Rakshas, a qualified liquidator is appointed. Mr. Rakshas, a qualified liquidator is appointed
seeks your advice, seeks your advice on calculation of liquidation, seeks your advice on calculation of liquidation amount, on calculation of liquidation amount. Please help him, please help him. Full shut up, full shut up. हुई गो कोई, हो गयो ना, लिख लिया क्या? चल डन। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सवाल होमवर्क में है। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं शॉर्ट ले रहा हूं क्योंकि कुछ थोड़ा पर्सनल इशू है, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा जल्दी थोड़ा। तो आज का लेक्चर में थोड़ा सा आपका शॉर्ट ले रहा हूं, ठीक है। नियरली 1.25 घंटे का लेक्चर हुआ है, नॉर्मली 1.5 घंटे का हमारा होता है। सो आज हम यहां पे काफी करते हैं। ये आंसर आज आप लिख के आना, कल मैं इसको ओरली बताऊंगा, ठीक है। पर पीछे जो आंसर दिया है उसके गाइडेंस के साथ लिखना, और इस आंसर में कैलकुलेशंस भी है, तो आपको बाकायदा कैलकुलेशन करके देने पड़ेंगे। प्रेफरेबली आप एक्सप्लेनेशंस में कैलकुलेशंस दिखाओ, और वो भी टेबल फॉर्म में थोड़ा सा दिखाओ तो काफी अच्छा रहेगा। ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको। अगर आप इसको कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन ड्राफ्ट करके दूंगा, बाकी तो प्रोविजन और आंसर वगैरह तो सेम ही रहेगा नियरली, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कल आपको ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा, बाकी चीजें मैं आपको ओरली बताऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो आई होप सो कि आज के लिए इतना हम काफी करते हैं। अगर किसी का क्वेरी है सर पेंड कब तक डिलीवर होगी क्लास वगैरह, तो मैं बोल दूं जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करोगे वहां से 7 से 10 दिन में डिलीवर हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन पिन कोड लोकेशन, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आज के लिए हम काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और मेरी तरफ से बहुत 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 ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। इस आंसर को बड़े अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।